हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम एमसीक्यू सेशन लेके आए हैंगे। ठीक है, तो आज से अपन एमसीक्यू सेशन पढ़ेंगे और आरआरबी की जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आपको जिस जोन जो आपके पास में पड़ रहा है उस जोन से भर सकते हो, और जिसमें वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक है उससे भी आप भर सकते हो। मुंबई से भर सकते हो, चेन्नई से भर सकते हो, उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, कोलकाता से भर सकते हो। तो आप भर देना फॉर्म, ठीक है। तो चलते हैं अपने सफ़र पे। तो आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल ज़रूर उसका इनाम देगी। तो दोस्तों, मेहनत करते जाइए, क्योंकि जो टाइम है निकल रहा है, टाइम दोबारा वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मेहनत करते जाइए, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो मेहनत कंटिन्यू करते रहे, कम से कम 6 आवर तो आपको स्टडी करना ही है। ठीक है, 6 आवर कम से कम आपको स्टडी करना है। 6 आवर्स स्टडी आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सफ़र की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ए। सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज़ कॉल्ड, मतलब सीवियर जनरलाइज मतलब जो पूरी बॉडी पर एडिमा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मैक्सिडेमा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी एनासार्का के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी पिटिंग एडिमा के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन डी डिपेंडेंट एडिमा के नाम से जानते हैं। तो आप आंसर दीजिए। मैक्सिडेमा हो नहीं सकता, ठीक है। पिटिंग एडिमा होता है, रीनल वाले पेशेंट केस में होता है पिटिंग एडिमा, जो एंकल पे अपन एडिमा आ जाता है उसको अपन प्रेस करके देखते हैं, अगर उसमें गड्ढा हो रहा है तो वो पिटिंग एडिमा है। ठीक है, और डिपेंडेंट एडिमा हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर है एनासार्का। एनासार्का है कि सीवियर जनरलाइज एडिमा हो जाता पूरी बॉडी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है एनासार्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हेमरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू है उसके अंदर ब्लड का जमा हो जाना, उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, हेमरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड। कंटीजन के नाम से जानते हैं उसे, परपुरा के नाम से जानते हैं, एकाइमोसिस के नाम से जानते हैं, या हेमेटोमा के नाम से जानते हैं? बताइए दोस्तों। कंटीजन होता है ब्रेन में होता है कंटीजन। परप्यूरा एक डिसीज़ होती है जिसमें ब्लड के स्किन पे स्पॉट बन जाते हैं, उसको परप्यूरा बोलते हैं। एकाइमोसिस भी स्किन की डिसीज़ है, इसमें भी ब्लड के जम जाते हैं। तो कंटीन्यूजन हो नहीं सकता, परप्यूरा हो नहीं है, और एकाइमोसिस है नहीं है। हेमेटोमा राइट आंसर है, हेमेटोमा। अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है उसको हेमेटोमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज़ नॉन एज। जो वुंड है या घाव है उससे येलो ड्रेनेज हो रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं? सैंगोनियस के नाम से जानोगे, सीरस के नाम से जानोगे, सीरस सैंगोनियस के नाम से जानोगे, या प्रूलेंट के नाम से जानोगे? तो बताइए दोस्तों, किस नाम से जानोगे? इसका राइट आंसर आप लोग ही दोगे। सैंगोनियस का मतलब होता है फ्रेश ब्लड का आना सैंगोनियस कहलाता है। ठीक है, सीरस का मतलब है, सीरस का है
क्लियर बार्टरी ड्रेनेज हो जाए। अगर सीरस आ रहा है तो क्लियर बार्टरी आएगा, संगोनियस आ रहा तो उसमें फ्रेश ब्लड आएगा। सीरस संगेनियस दोनों मिल के आएगा, उसमें ब्लड भी है प्लस क्लियर बार्टरी सिक्रीशन भी है, उसको सीरस संगोनियस बोलते हैं। प्रूलेंट बोलते हैं येलो वाले को, येलो डिस्चार्ज आ रहा है अगर तो उसको बोलते हैं प्रूलेंट। इसका राइट आंसर है प्रूलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एड्स इज कॉल्ड। मतलब जो ओपनिंग रहती है सर्जिकल वुंड की उसको किस नाम से जानते हैं? वुंड इविसरेशन के नाम से जानते हैं, वुंड रप्चर के नाम से जानते हैं, या वुंड अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जानते हैं, या वुंड डेहिसेंस के नाम से जानते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? वुंड इविसरेशन। वुंड इविसरेशन क्या होता है कि ये टाँके लगे हैं, अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और ये टाँके लगे हैं तो इसका जो एब्डोमिनल पार्ट का जो ऑर्गन अगर निकल के बाहर आ जाए उसको वुंड इविसरेशन बोलते हैं। वुंड रप्चर किसे बोलते हैं? अगर ये रप्चर हो जाए, मतलब ये टाँके फूट जाए या ज़्यादा प्रेशर पड़े तो फट जाए, उसको रप्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इविसरेशन होता है कि मतलब जो अंदर के जो ऑर्गन है वो बाहर प्रोट्रूज हो जाए, वो होता है वुंड इविसरेशन। वुंड डेहिसेंस क्या होता है कि ये टाँके लगे हैं उस या तो ये टाँके लूज हो जाएं या फिर इसमें जो टाँके लगे हैं ये ऐसा हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें जगह बन गई है, टाँके लूज हो गए, टूट गए हैं, उसमें जगह बन गई वो। अगर वुंड इविसरेशन है तो प्रोट्रूजन हो जाएगा अंदर के ऑर्गन का बाहर, उसको इविसरेशन बोलते हैं। और डेहिसेंस बोलते हैं कि जो टाँके अलग अलग हो गए उसमें जगह खाली हो गई, उसको डेहिसेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एड्स इज कॉल्ड। ओपनिंग हो गई, ये तो प्रोट्रूजन हो गया ऑर्गन का, ये हो नहीं सकता आंसर। रप्चर हो नहीं सकता, वुंड अप्रॉक्सीमेशन हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर है वुंड डेहिसेंस, मतलब ओपनिंग हो गई है सर्जिकल वुंड एड्स की। ठीक है, आइए इसको अपन देखते हैं अगली इमेज में। ये है डेहिसेंस, जो कि ये टाँके खुल गए हैं और ये जगह बन गई है। सर्जिकल वुंड जो क्लोज था, इसमें प्रेशर पड़ा, एब्डोमेन में प्रेशर पड़ेगा, खांसेंगे छींकेंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है ये, और अगर टाँके लूज भी रहे तो भी हो सकता है। ये है डेहिसेंस, ये है इविसरेशन। इविसरेशन जो अंदर का जो पोर्शन है वो बाहर आ गया, प्रोट्रूज होके जो इंटेस्टाइन है जो बाहर की साइड आ गई है, उसको बोलते हैं इविसरेशन। समझ में आया दोस्तों? डेहिसेंस और इविसरेशन में अंतर समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे चैनल है श्री राम नर्सिंग एकेडमी के नाम से, उसमें कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी हो डाल सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। लेकिन इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें और क्लास डालने में और MCQ और पढ़ाने में और मज़ा आएगा। आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेप वुंड फॉर अ ड्रेनेज सिस्टम इज नॉन एज। स्टेप वुंड, स्टेप नहीं है जी, ये स्टेप होगा, स्टेप थोड़ा मिस्टेक हुई। स्टेप वुंड फॉर ए ड्रेनेज सिस्टम इज नॉन एज। उसको इंसीजन बोलते हैं, उसको कॉटरी बोलते हैं, उसको पंचर बोलते हैं, उसको लेसिरेशन बोलते हैं। बताइए स्टेप वुंड का मतलब समझते हो ना? इंसीजन का मतलब होता है कि अपन सर्जरी में कोई इंसीजन दे रहे हैं, उसका मतलब है इंसीजन। ठीक है, इंसीजन अलग बात है, इंसीजन तो हो नहीं सकता। कॉटरी जो अपन ऑपरेशन में यूज़ करते हैं,
वो कॉटरी है, कॉटरी भी नहीं हो सकता इसका। स्टेप वुंड, लेसिरेशन, लेसिरेशन क्या है कि अपन गिर गए गाड़ी से और ये छिल गया, थोड़ा बहुत छिल गया, उसको लेसिरेशन बोलते हैं, तो लेसिरेशन भी नहीं हो। राइट आंसर है पंक्चर, पंचर हो जाना। स्टेप वुंड कोई भी अपन चाकू से दिया तो पंचर हो गया, कोई लाठी से ओपन वुंड हो गया, उसको पंक्चर बोलते हैं। स्टेप वुंड इज फॉर ड्रेनेज सिस्टम इज नॉन एज अ पंक्चर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू केस ब्लीडिंग, इन ऑर्डर टू केस ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन वुंड, मतलब ये जो कह रहा है ऑर्डर है टू केस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, फ्रॉम अ ओपन वुंड से, जो खुला हुआ वुंड है उससे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट प्रेशर, अपन इनडायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं, मतलब ये घाव है इस पे प्रेशर देना डायरेक्ट कहलाता, अगर इसके आगे वाले एरिया पे इनडायरेक्ट या पीछे दे तो इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड आर्टरी, जो आर्टरी आई है ना इस पर इनडायरेक्ट प्रेशर दे, इस अगर वुंड पे देंगे प्रेशर तो वो डायरेक्ट हुआ, अगर आर्टरी पे दे रहे अपन थोड़ा आगे पीछे तो वो इनडायरेक्ट हुआ। अफेक्टेड आर्टरी विच इज उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर एंड केस ब्लीडिंग हो रही है एक मरीज को फ्रॉम एन ओपन वुंड हुआ, ओपन वुंड से ब्लीडिंग हो रही है, इनडायरेक्ट प्रेशर दे रहे अपन इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड आर्टरी विच इज, कहाँ पे अपन प्रेशर देंगे? डिस्टल टू द वुंड, वुंड के डिस्टल में दोगे आप, ये है बॉडी की साइड से, तो इधर प्रेशर दोगे, क्या इधर प्रेशर दोगे, ठीक है। या प्रॉक्सिमल टू द वुंड, वुंड के प्रॉक्सिमल में दोगे, या लेटरल टू वुंड, या तो वुंड के लेटरल में दोगे, ये लेटरल है, ठीक है, ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है। मीडियल या फिर मीडियम में दोगे आप, बीच में ही दोगे, कहाँ दोगे प्रेशर अप्लाई, कहाँ करोगे? डिस्टल वुंड पे करोगे। ये है बॉडी, एक मान के चलो ये है बॉडी, ठीक है, ये हाथ है, तो ये तो हाथ हो गया, ये तो डिस्टल है, ये डिस्टल होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल बॉडी के जो पास में होता है वो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, जो बॉडी से दूर होता है वो डिस्टल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो चलो इसको मिटालते हैं अपन, अब देखते हैं, ठीक है। ये हुआ था वुंड, ये वुंड हुआ था, ठीक है, ये लग गई, ये हाथ है, ये समझ ये लग गई, इधर से ये आर्टरी आ रही है, ठीक है। डिस्टल दोगे अगर आप प्रेशर यहाँ दोगे तो ब्लीडिंग कहाँ बंद होने वाली है? नहीं होने वाली, पहला आंसर तो उड़ गया, गलत, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है प्रॉक्सिमल टू वुंड, वुंड के प्रॉक्सिमल में प्रेशर दो तो सही है, राइट आंसर है ये, ठीक है। अब लेटरल टू वुंड, अगर लेटरल पे दोगे, साइड पे दोगे, ये भी आंसर ठीक नहीं था, ठीक है। मीडियल अगर वुंड पे दोगे तो वो डायरेक्ट हुआ, इसमें पूछा है इनडायरेक्ट, या अगर वुंड पे दोगे तो डायरेक्ट है, ये है इनडायरेक्ट, तो मीडियल टू द वुंड पे भी आंसर गलत होगा। राइट आंसर है प्रॉक्सिमल टू द वुंड, वुंड के प्रॉक्सिमल पे अगर इधर प्रेशर दोगे तो आर्टरी से ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ, ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द, ड्राई गैंग्रीन जो सूखा हुआ गैंग्रीन होता है वो किसको अफेक्ट करता है? सूखा हुआ और ये गीला, एक वेट गैंग्रीन होता है, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है, ये दोनों होते हैं। बताइए ड्राई गैंग्रीन किसको अफेक्ट करेगा? बॉवल को अफेक्ट करेगा, या लंग्स को, या लिम्ब को, या सर्विक्स को? बताइए आंसर क्या होगा? ड्राई गैंग्रीन बोवल को जो करता है वो वेट गैंग्रीन होता है, लंग्स को जो करता है वो वेट गैंग्रीन होता है। राइट आंसर है सी, लिम्ब को करेगा, सर्विक्स को करेगा वेट गैंग्रीन। बोवल, लंग्स और सर्विक्स, ये इसके उदाहरण। वेट के, ड्राई के क्या है? लिम्ब है, जैसे पैर है, हाथ है,
ये है लिम्ब। अब ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, इसमें होता है आर्टरी का जो आर्टरी रहती है ना उसमें ऑक्लूज़न हो जाता है। ये आर्टरी है उसमें बंद हो जाते हैं, ऑक्लूज़न हो जाता है, जमाव हो जाता है, उसकी वजह से होता है ये ड्राई गैंग्रीन होता है। ठीक है। वेट गैंग्रीन होता है ये बॉवल में होता है, लंग्स में होता है और सर्विक्स की वजह से होता है। ठीक है। हाँ, ड्राई गैंग्रीन में एक है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है। वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। मोस्ट कॉमनली ये बॉवल में होता है, ये मोस्ट कॉमनली इन लिम्ब में होता है, ये मोस्ट कॉमनली लिम्ब में होता है ड्राई। वेट गैंग्रीन बॉवल में होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्केल, मतलब सारी के सारी स्केल आर यूज टू असेस रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर। ठीक है। सारी की सारी स्केल यूज़ करते हैं प्रेशर सोर पेशेंट के लिए, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, कौन को नहीं करते हैं। अब आप बताइए, वाटरलो करते हैं, ब्रेडन करते हैं, नॉर्टन करते हैं या ब्रोसेट करते हैं। बताइए। वाटरलो स्केल इसमें प्रेशर सोर में यूज़ करते हैं, ब्रेडन स्केल करते हैं। ठीक है। और नॉर्टन स्केल भी करते हैं, ब्रोसेट स्केल इसमें यूज़ नहीं होती है प्रेशर सोर। तो राइट आंसर है डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, मतलब लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, सारे के टिश्यू लॉस हो गए हैं, इंक्लूडिंग बोन, मतलब बोन दिख रही है अंदर जो है ना, उसमें जो टिश्यू लॉस हो गए उसमें बोन दिख रही है, मसल्स भी लॉस हो गई है। सीन इन विच स्टेज प्रेशर अल्सर, मतलब कौन सी स्टेज का ये प्रेशर अल्सर है जिसमें बोन भी दिख रही है, बोन भी दिख रही है और मसल्स भी दिख रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी गायब हो गया है। तो फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, बताइए आंसर दीजिए इसका। फर्स्ट स्टेज तो हो नहीं सकता है, फर्स्ट स्टेज में रेडनेस होती है, रेडनेस। ठीक है। सेकंड स्टेज में ब्लिस्टर बनते हैं। ठीक है। स्टेज थर्ड में डर्मिस, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। और जो फोर्थ वाली है ना उसमें एपी प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस प्लस मसल प्लस बोन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं फोर्थ स्टेज में। तो यही पूछा है उसने, लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, सारे टिश्यू, बोन, मसल्स। फर्स्ट स्टेज हो नहीं सकता, सेकंड है नहीं है, थर्ड है नहीं, फोर्थ। राइट आंसर है डी, फोर्थ स्टेज। आइए इसको आपको इमेज दिखाते हैं। इमेज ये है, देखो फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, ये ना जो रेड रेड एरिया, ये है फर्स्ट स्टेज। ठीक है। सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस ब्लस्टर बन गया, ये सेकंड स्टेज में ब्लस्टर बनता है। ठीक है। थर्ड स्टेज में एपी भी गायब है, डर्मिस भी, और हाइपोडर्मिस मतलब सबक्यूटेनियस तक पहुंच गया, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है। फोर्थ स्टेज में एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस मतलब सबक्यूटेनियस, मसल्स और बोन तक पहुंच गया है, उसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पेन होता है, पेनफुल है ये, पेनफुल। ठीक है। और थर्ड और फोर्थ नो पेन, क्योंकि जो नर्व एंडिंग होती है ना, नर्व एंडिंग वो ख़त्म हो जाती हैं इसमें, इसलिए इसमें पेन नहीं होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर हीलिंग ऑफ प्रेशर
अल्सर इज़, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है फॉर हीलिंग ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर भरने के लिए या सही करने के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि ये प्रेशर अल्सर को ठीक करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा टाइट पैकिंग वुंड, टाइट वुंड को टाइट कर दो ड्रेसिंग से, ड्रेसिंग बांध दो अच्छी टाइट, इससे प्रेशर अल्सर ठीक होगा क्या? नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा कह रहा प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए या देना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने दिया, माउथ से दिया प्रॉपर न्यूट्रिशन, जब वहाँ आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ है तो न्यूट्रिशन कहाँ से पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। ऑप्शन बी भी गलत है। बैड ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कर दूँ आप, ड्रेसिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है तब तक बेड सोर सही नहीं होगा, प्रेशर अल्सर सही नहीं होगा। अगर ये सर्कुलेशन प्रॉपरली है तो आगे का ऑक्सीजन भी मिलेगी, इसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, सब मिलेगा। अगर यही इसमें ऑक्लूजन है तो कहाँ से फिर आगे सप्लाई नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं होगी, नेक्रोसिस होगा तो वो भर नहीं पाएगा घाव। इसलिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो अगले पेज पे चलते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन में क्वेश्चन थोड़े कम थे, आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, और पढ़ते रहिए, पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि जो आपका टाइम आज है वो कल नहीं होगा। ठीक है, जो टाइम निकल रहा है आप पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ उम्र भी निकलती है, इसलिए पढ़ते जाइए। आप कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पे। ठीक है, श्री राम नर्सिंग एकेडमी में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। और चलिए एक कोटेशन के साथ अपन क्लास को समाप्त करते हैं। दुनिया का तो पता नहीं, दुनिया का तो पता नहीं, मेरा सिर्फ यही कायदा है, आज मेहनत कर लो कल फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आज मेहनत कर ली आपने, मेहनत कर ली तो कल आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। क्यों है? क्योंकि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब 80,000 पर मंथ आप सैलरी पाओगे तो आपको कैसा लगेगा, आपके घर वालों को कैसा लगेगा। इसलिए आप बस सिर्फ 6 घंटे 6 आवर स्टडी प्लान बना लो। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब करते रहो, अगर टाइम है आपके पास जॉब नहीं करना, बस सिर्फ 6 मंथ दे दो, 6 मंथ दे दो, गारंटी है 6 मंथ दे दो। अगर कंटिन्यू किया आपने तो 80,000 सैलरी पर मंथ अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बस मेहनत ज़रूर करते रहो, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। MCQ 500 डेली MCQ करो, MCQ डेली 500 करो। ठीक है, प्लस थ्योरी कोई भी बुक खरीद लो आप, इसमें से आप टारगेट हाई भी खरीद सकते हो, PR यादव भी खरीद सकते हो। टारगेट ले लो अगर लेना है तो, टारगेट अच्छी है बुक है। ठीक है, PR यादव भी अच्छी बुक है, रेशनल वाली चीज़ें पढ़ो। ठीक है, पढ़ते रहो। और आप इस चैनल को श्री राम नर्सिंग एकेडमी को SNA को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।
जब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात ना भूलें, आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा। हम आगे वीडियो आपको ऐसे लाते रहेंगे MCQ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।